Assalamualaikum. Good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah about Canada और इंडिया के बीच में जो थोड़ी सी नहीं काफ़ी टेंशन जो शुरू हो गई है और एक्चुअली होनी भी चाहिए। आपको बताएं कनाडा और भारत का सफारती तनाज़ा जो है वो आलमी मसला बनता जा रहा है और बरतानिया, अमरीका और दीगर ममालिक भी भारत को आड़े हाथों ले रहे हैं और जो कि टू बी ऑनेस्ट जब आपको खबर पता ही है, सारे फॉलो कर रहे हैं, तो ये होना भी चाहिए। कनाडा ने भारतीय सफारती एहलकार को मुल्क से निकाल दिया है और उस पर भारत ने भी कनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया है। और कनाडा का तो ये कहना था कि भाई ये सफारतकार क्या हैं, ये रॉ के हेड हैं, एजेंट हैं, हेड हैं। जी बिल्कुल। सो कनेडियन वजीर आजम का मौक़िफ़ है कि इंटेलिजेंस इदारों ने कनाडा की सरजमीन पर कत्ल किए गए सिख रहनुमा हरदीप सिंह की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदही की है। लेकिन अब ये है कि वो एविडेंस देना बहुत ज़रूरी हो गया है टू द वर्ल्ड। ये सुने ज़रा क्या कहा। अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि कनेडियन सरकारी ज़राए का कहना है कि सिख शहरी के कत्ल में भारत के मुमकिन ताल्लुक पर अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका भी इन्वॉल्व था और साथ ही कनाडा शवाहिद को मुनासिब वक्त पर शेयर कर देगा। सफारती तनाव के बाद कनाडा भारत ने तजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है और कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तजारती मिशन भी मुलतवी कर दिया है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको पता है इसका रोल ऑन इफेक्ट हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते किए। अमरीका ने भी हरदीप सिंह के कातलों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। और इसी तरह बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाया। न्यूजीलैंड ने भी कनेडियन मुतालबे की हिमायत की है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद और दीगर लोगों ने सिख अरकान पार्लियामेंट को ने भी इस मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने कहा कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तजारती मिशन, जैसा कि अभी आपने अपडेट किया, वो ख़त्म कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। फिर साथ ही अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने सिख रहनुमा के कत्ल से मुताल्लिक कनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार भी किया। कल भी हमने आपको बताया था और इस बात का कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कनाडा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भी ये मामला उठाएगा। पाकिस्तान को भी इंडीड ये उठाना ही चाहिए, आई एम श्योर उठाएगा। हरदीप सिंह की मौत से 2 रोज़ पहले 16 जून को इसी नौयत का वाक़या इंग्लैंड में पेश आया था, जहां खालिस्तान मूवमेंट के लीडर अवतार सिंह को मुमकिन तौर पर जहर देकर मार दिया गया था। अच्छा, वहाँ की बाय द वे सिख कम्युनिटी ने वाक़े में भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने का दावा भी किया था। हालिया दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तानी और कश्मीरी जो कुछ कह रहे थे उस पर दुनिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस, आपको याद ही है, कुलभूषण यादव पाकिस्तान से जासूसी करते हुए गिरफ्तार हुआ था और अपने जराइम का एतराफ़ भी किया था। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, ये हम सारों को याद है, लेकिन दुनिया ने कान ना धरा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि वक्त आ गया है कि दुनिया भारत से हिसाब ले। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे। इट इज़ टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. पाकिस्तान और कश्मीरियों की आवाज़ को अरसे से नज़रअंदाज करने वाले मगरबी ममालिक के घर तक अब आग पहुँच गई है और इस बारे में अब कुछ ना कुछ होपफुली हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत की रियासती दहशतगर्दी का पर्दा पूरी दुनिया के सामने फाश हुआ है, लिटरली पूरी दुनिया के सामने फाश हुआ है। इसी पे बात करते हैं कि व्हाट्स द वे अहेड, मतलब इस मामले का क्या कोई मंतकी अंजाम निकलेगा या कोई, ठीक है डिप्लोमेसी तो आगे
काम आएगी ही और कहीं ना कहीं मामला सेटल होगा ही, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक्शन तो, कॉन्क्रीट एक्शन तो होना ही चाहिए। पता करते हैं, सीनियर सफारतकार मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं। मलिहा लोधी साहिबा, सिख रहनुमा के कत्ल में भारत, बल्कि हम तो कहेंगे भारतीय हुकूमत का मुलव्वस पाया जाना कनाडा और इंडिया का एक सफारती मसला नहीं रहा, ये एक आलमी इशू बन रहा है। कनाडा ने इतने सख्त इल्ज़ामात बराह रास्त लगाए हैं, भारत के लिए ये कितना बड़ा धचका होगा? ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। भारत ने अभी हाल ही में एक G20 की समिट जो है वो होस्ट की थी और उसने उसकी वजह से अपने इंटरनेशनल स्टैंडिंग को ये कहा कि हमारी अब इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत बढ़ चुकी है, स्ट्रेंथन हो गई है। लेकिन ये जो है इल्ज़ाम जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है, और ये बहुत ही संगीन सीरियस इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक कत्ल किया है उनके एक एजेंट ने कैनेडियन सॉइल पे, तो इससे तो जाहिर है ये सिर्फ कनाडा और भारत के ताल्लुकात पे असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि ये हिंदुस्तान की, भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है, स्टैंडिंग है, पोजीशन है, उस पर भी हावी होगा इन अ वेरी नेगेटिव वे। बिल्कुल। अच्छा मलिहा साहिबा, अब कनाडा वाज़े कर चुका है कि वो किसी भी कॉस्ट पर इस इशू को छोड़ नहीं सकते हैं, आगे तक लेकर जाएंगे। अगर ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा तो क्या भारत के लिए कोई मसला बन सकता है या अदरवाइज़ कोई मसला बन सकता है, क्योंकि कनाडा अपने एलाइज से भी राब्ते में है? मैं समझती हूँ बहुत ही सीरियस मामला है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने बरतानिया और अमेरिका के जो हैं अथॉरिटीज़ उनको ब्रीफ कर दिया है, और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा हैं वो UN जनरल असेंबली जा रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो उनकी मुलाकातें होंगी उन ममालिक से जो कि G7 के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी वो ये इशू रेज़ करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये अब बहुत ही आलमी सतह पे एक बहुत अहम इशू बन गया है, जिससे कि हिंदुस्तान का जो सारा, यानी कि आप कह सकते हैं जो उन्होंने अपने बारे में इमेज बनाया था दुनिया में, वो बहुत हद तक पंचर हो जाता है इस चीज़ से। और ये बात कि G7 के ममालिक को भी ब्रीफ रखा जाएगा। अब ऑलरेडी अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एक ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी है कि ये इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न कि इस तरह के इल्ज़ामात जो लगाए हैं कनाडा ने, और जाहिर है ये एक बहुत ही ठोस बुनियाद पे ही लगाए होंगे। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस किस्म के इल्ज़ामात तो नहीं लगा सकता बग़ैर किसी ठोस एविडेंस के। तो और ये पहली दफ़ा है कि हिंदुस्तान पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने एक और मुल्क के सॉइल पे एक पॉलिटिकल असैसिनेशन किया है। तो इससे तो बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। अच्छा मलिहा लोधी साहबा, ये भी बताइएगा कि भारत और ख़ास तौर पर मोदी सरकार की दहशतगर्दी और शिदत पसंदाना पॉलिसी पर पाकिस्तान और कश्मीरी बहुत बात करते रहे हैं, लेकिन मगरबी ममालिक कभी इसे सीरियस लेते नज़र नहीं आए। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया कश्मीरियों के मामलात को भी संजीदगी से देखे, ये उम्मीद रखनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि कश्मीरी लीडर्स जो वैसे तो सारे हिरासत में हैं, लेकिन फिर भी कश्मीरी डायस्पोरा से और ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से भी जो आवाज़ अगर उठती है इस वक्त, साथ साथ पाकिस्तान की भी कोई सफारती मुहिम चलती है जिस पे कि वो कश्मीर को उजागर करे, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये असरअंदाज हो सकता है इंटरनेशनल ओपिनियन पे। देखें, ममालिक जो होते हैं वो देखते हैं कि उनको कौन सी सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वो अपने इशू को फिर से हाईलाइट कर सकें। तो मैं समझती हूँ एक कदम जो पाकिस्तान को काफ़ी पहले से लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, अब मौका आ गया है, वक्त आ गया कि वो जो जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिसके 47 मेंबरान हैं, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करवाएं, अडॉप्ट करवाएं, जो कि मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं उसको हाईलाइट करने के लिए और दुनिया की अटेंशन उस तरफ लाने के लिए। सो यस, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, बट इट डिपेंड्स, बिकॉज देखिए पाकिस्तान के इस वक्त तो बहुत ही एक कमज़ोर इंटरिम गवर्नमेंट है, तो पता नहीं उनके बस में ये चीज़ है या नहीं। स्पीचेस देना एक चीज़ है, लेकिन
एक्शंस लेना एक और चीज़ है। वक्त आ गया कि पाकिस्तान अब कोई डिप्लोमेटिक एक्शन भी ले, सिर्फ अल्फाजी कार्रवाई ना करे। चलिए लेट्स सी क्या होता है। एक अच्छी सजेशन है, बहुत शुक्रिया आपका मलिहा लोधी साहिबा। अभी हम अपडेट लेंगे। बदर मुनीर हमारे नुमाइंदे हैं जो टोरंटो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से। बदर, मतलब जब से ये खबर आई, जब से इनफैक्ट ट्रूडो का बयान आया हाउस ऑफ कॉमन्स में, उसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया भरपूर कवरेज दे रहा है, दुनिया भर में इसकी बात हो रही है। भारत तो ऑब्वियसली डिनाइल में है ही। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद से? मतलब कल जब हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने बताया था कि सफारतकार को निकाल दिया, उसके बाद इंडिया ने भी काउंटर एक्शन लिया है। व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स द लेटेस्ट? जी अब्दुल्ला, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है इस सारे इंडिया और कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो बहुत ही अहम है कि वेस्ट से पहली बार ऐसी आवाज बुलंद हुई है कि इंडिया पर एक डायरेक्ट एलिगेशन लगाया गया है कि कनाडा की सॉवरेंटी पर अटैक हुआ है। एक मैं अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताऊं कि एक 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें 5 ममालिक हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे जो जराए हैं, यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ के जो एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये 5 ममालिक के साथ ये इंडिया के खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं, ये इंटेलिजेंस शेयर हुई है। ये ब्रॉड लेवल पे कनाडा ने इन बड़े ममालिक के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। यहाँ पर कोई मर्डर आम हो तो यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, यहाँ की जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, उसके तहत उस वक्त तक विक्टिम का नाम भी मीडिया में नहीं बताया जाता जब तक उसकी फैमिली अलाउ ना करे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका फ्लोर, सारे अरकान पार्लियामेंट, अपोजिशन, एनडीपी, जितनी सियासी जमातें यहाँ की बड़ी हैं और पूरी दुनिया देख रही है। अगर उनका जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लग सकता था अगर उन्होंने किसी शवाहद के बगैर, किसी सबूत के बगैर ये बात की होती, तो ये इंडिया को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आज दोबारा मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो से बहुत ज्यादा सवालात किए, और लेकिन जस्टिन ट्रूडो का जो जवाब था, उन्होंने कहा हम सब्र कर रहे हैं, हम प्रोवोक नहीं कर रहे, हम उकसा नहीं रहे, इश्तियाल नहीं दिला रहे, हमारे पास बहुत ज्यादा शवाहिद हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ खड़े हैं, लेकिन अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया पर आयद होती है कि वो इसको सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो मुतालबा क्या है? क्या मुतालबा है? कुछ किया जा, क्या कुछ सामने आया है? अब ये हो गया कत्ल, इन्होंने एक रॉ के एजेंट को, सरबराह को अपेरेंटली निकाल दिया कनाडा से। क्या मुतालबा किया जा रहा है कि जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको कनाडा के हवाले किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, या वो यहाँ पर आपने बताया था कुछ अरेस्ट भी हुए हैं लोग? जी, कई ऐसी चीजें हैं जो आरसीएमपी, यहाँ की जो फेडरल पुलिस है, उसने पब्लिकली कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। जो जस्टिन ट्रूडो भी मीडिया के साथ, या अपोजिशन लीडर जो है पियर पॉलिवर, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के लीडर हैं, उनका आज भी यही कहना था कि ये उन्होंने वही चीज उनके साथ भी शेयर की, वही इंफॉर्मेशन शेयर की है जो उन्होंने पब्लिकली शेयर। चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, उनका अपना ओथ है, उनको जो आरसीएमपी ने, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रीफ किया, और उतना ही पोर्शन जो है वो उन्होंने इजाजत दी है कि वो पब्लिक तक पहुंचाएं, चूंकि अभी ये अंडर प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंडिया से ये डिमांड कनाडा कर रहा है कि इस तफ्तीश में, इस इंटेरोगेशन में शामिल हो, क्योंकि जो मर्डर है हरदीप सिंह निज्जर का, उसके हवाले से जो तहकीकात हमारे सामने भी आई हैं कि वो उन पर मुकदमा। अच्छा बदर, बड़ी वेरी क्विकली, इंडिया ने क्या इन्वॉल्व होने? इंडिया ने तो खुद एक कनेडियन डिप्लोमेट को फारग कर दिया है, वहां से निकाल दिया है, इन होल टिट फॉर टैट उन्होंने किया है। अब इतना एविडेंस तो कनाडा के पास है कि उन्होंने वर्ल्ड फोरम पे जाके ये बात कर दी है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो इन्वेस्टिगेशन में, वो जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि बात तो उन्होंने कर दी। अब वेरी क्विकली
जी, ज़रूरी है। लेकिन ये देखिए कि जो पवन कुमार राय हैं, जिनको ये कनाडा ने कहा है कि ये कनाडा में रॉ के हेड थे। तो इसका मतलब है कि रॉ का नेटवर्क और भी कनाडा के अंदर मौजूद है, वरना ये कहा जाता है कि ये एहलकार हैं या ऑफिसर हैं, एक बंदा है। अगर हेड कहा गया है तो कनाडा में जो दूसरा नेटवर्क है, उसके पीछे है कनाडा। और मेरा ख्याल है कि अब कनाडा की अपनी इज्जत भी, जस्टिन ट्रूडो का अपना कैरियर भी, पॉलिटिकल कैरियर भी, बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। A lot of things are at stake. Thank you. That is all the time we have, brother. Thank you for updating us. अच्छा जी, पाकिस्तानी खवातीन की सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की खातून पुलिस ऑफिसर सोनिया शमरोज ने पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। बटग्राम में खिदमत अंजाम दे रही हैं सोनिया शमरोज। उनको बेहतरीन पुलिसिंग और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया है और उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने अवार्ड दिया है। सो दैट्स अ वेरी बिग डील, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। और उन्हें न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। मतलब क्या सुपर पुलिस ऑफिसर है। हाँ, मतलब ये बात हमें सुपर कॉप और वो भी बाहर से, यानी न्यूजीलैंड गई है। सोनिया शमरोज को अवार्ड मिलना इस बात की गवाही है कि अगर हम अपनी खवातीन को मौके दें और बाइख्तियार बनाएं तो पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी खवातीन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। So yes, here is yet another example. SSP बटग्राम, सोनिया शमरोज है हमारे साथ। सबसे पहले तो सोनिया बहुत मुबारक हो आपको, पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आपको। इतनी ज़्यादा इसके अलावा अवार्ड्स मिले हैं। कितनी अहम कामयाबी और कितनी बड़ी कामयाबी समझती हैं? ज़ाती तौर पर तो सर्टनली है ही, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तानी खवातीन पुलिस अफसरान के लिए ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये समझती हूँ ये बेसिकली मेरी एक ज़ाती कामयाबी नहीं है, बल्कि ये हमारी तमाम ख़वातीन की कामयाबी है। हमारी जो 52% हमारी फ़ीमेल पॉपुलेशन है, उसकी ये कामयाबी है। और बिलखुसूस जो हमारी ख़वातीन अफसरान हैं जो इस महकमे में काम कर रही हैं, जो बिल्कुल एक जैसे एक परसेप्शन ये है कि एक मेल डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें काम कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और अपना हिस्सा इस सोसाइटी में डाल रही हैं ताकि ये खास तौर पे खवातीन और बच्चों के लिए एक और महफूज माशरा बने। तो बेसिकली ये मेरी कामयाबी से ज्यादा उन तमाम लोगों की या मेरी तमाम टीम की या इस माशरे की कामयाबी है कि ये शो करता है कि हमारा मुल्क जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है और अच्छाई की तरफ और हम तरक्की की तरफ गामजन है। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अवार्ड खैर इट्स क्लियरली स्टेट्स के जनरल पुलिसिंग, अमन व अमान के क़याम और सिक्योरिटी वगैरह के मामलात में आपने बड़ी कामयाबियां जो हैं वो हासिल की हैं। अपने तजुर्बे की रोशनी में दीगर पुलिस वालों को कोई मशवरा दें कि वो किस तरह अपने इलाकों में हालात जो हैं वो ठीक रखें। ख़ास तौर पर हम चाहेंगे कि कराची वालों के लिए कुछ बता दें। जी, मेरे दानिश में तो जितने भी पुलिस अफसरान हैं वो अपने तय कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके इलाके में अमन व अमान कायम हो, लेकिन कभी कभार हमें वसाइल की कमी और कभी जो कम्युनिटी का रिस्पांस होता है वो इतना डिजायर्ड रिस्पांस नहीं होता, जिसकी वजह से हमें अपना जो काम है उसमें दिक्कत पेश आती है। तो आई वुड से कि हमारी तरफ से जो डिपार्टमेंट है, स्पेशली मैं केपी पुलिस का आपको एक वो एग्जांपल दे सकती हूँ कि केपी पुलिस में हमारे आईजी साहब का विजन यही है कि इलाके को बेहतर से बेहतरीन या सर्विसेज प्रोवाइड की जाए अपनी कम्युनिटी को और अमन व अमान कायम किया जाए। लेकिन ये इसमें कम्युनिटी का रिस्पांस और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो एक अहम चीज़ है जो हमारे काम में हमें मजीद मदद कर सकते हैं। ज़बरदस्त। SSP बटग्राम सोनिया शमरोज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इनसे पहले भी हमारी एक दफ़ा बातचीत हो चुकी है इसी फोरम पे और तब भी हम बड़े इम्प्रेस थे इनके आइडियाज़ से, इनकी डिटर्मिनेशन से और हम तो थे ही इम्प्रेस, लेकिन अब लगता है कि दुनिया को भी नज़र आ गई है बात। और बहुत से ख़वातीन के लिए, दीगर के लिए ये इंस्पिरेशन है। मशाल राह जिसे कहते हैं ना, मशाल राह ज़रा ऐसा लगता है कि किताबी सी बात हो रही है, बट एक्चुअली यू नो देयर इज समबडी जिसने कुछ करके दिखाया है, आपके लिए रास्ता आसान किया है, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। दुनिया को में अपने आप को मनवाना आसान नहीं है, लेकिन हमारी ख़वातीन माशाल्लाह हर फील्ड में हमने देखा है कि दे डू सो मच। और बात ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल।
अपने आप को हमारे यहाँ खुद ही मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेट अलोन कि अगर आप दुनिया से भी वो अचीवमेंट्स जो हैं वो आप चाहते हैं कि वो रिकग्नाइज करें, जो कि सोनिया ने बड़ी अच्छी तरह किया। सो गुड ऑन यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपको पता ही है कि रुपए की कदर थोड़ा बेहतर होना शुरू हुई है जब से स्मगलिंग और दीगर मामलात पर क्रैकडाउन किया गया है। डॉलर और चीनी के बाद अपने गिरा हुकूमत ने मुल्क भर में सोने के स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया है। सो यस, और साउंड लाइक ए मूवी स्क्रिप्ट। सोने की स्मगलिंग हो रही है। सोना हम कंज्यूम बहुत ज़ाहिर है बहुत करते हैं, इंपोर्ट हमारे यहाँ खुली भी नहीं है, तो कहाँ से आता है? स्मगल ही होता है ना। अच्छा जी, गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स जो है, आपको बता दें कि वो बना दी गई है, जिसने सोना स्मगलिंग में मुलव्वस लोगों की लिस्ट जो हैं वो भी तैयार कर दी है। तो मतलब ये काफ़ी नोन चीज़ है कि कौन स्मगल कर रहा है और कौन कर रहा है। और तासुर यही है कि मुल्क में बहुत से लोगों को वैसे नेचुरली ही पता होता है ना कि या फिर एक नेचुरली शक भी हो रहा होता है जिसको यार ये तो सोना स्मगल ही करते हैं। खैर, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो देख के लगता है ये छोटी मोटी चीज नहीं, ये सोना ही स्मगल हो रहा है। और बहुत से लोग होते हैं जो सोने की स्मगलिंग से शुरू होते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ बना लेते हैं, फिर ठीक हो जाती हैं चीजें। फर्स्ट मगर वो चलती रहती है, शायद पीछे बैकग्राउंड चल रहा होता है सब कुछ। अच्छा फिर अच्छा जी, तासुर ये है कि मुल्क में मौजूद सोने के हवाले से कोई मुसद्दिका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, क्योंकि सोने पर मुल्क में कोई टैक्स नहीं है और ना सोने के कारोबार से मुंसलिक अफराद अपना काम रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब इस हवाले से हुकूमत ने सोने के डीलर्स को रजिस्टर करने और सोने की खरीद और फरोख्त को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। आई नो सो मनी जूलर्स, कोई उनका सेटअप ही नहीं है, सारी कैश इकोनॉमी है ये, और जाहिर है करोड़पति अरबपति हैं। सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद में वाज़े बेचैनी नजर आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जरा, ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन हारून चांद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि सोने की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। आप लोग इस एक्शन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देखें जुम्मे वाले दिन हमें कानून नाफिज करने वाले इदारे और APR के और सारे वफाकी हुकूमत के इदारे थे, और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम जर्नलिस्ट का हमने इजलास बुलाया था जिसकी सदारत मेरे पास थी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह डॉलर को हम 250 लेके आए, चीनी को नीचे लाए, इसी तरह गोल्ड को भी हम नीचे लाना चाहते हैं। मगर हमने इनको यही कहा कि जिस तरह आप गोल्ड को नीचे लाना चाहते हैं, आप अनलीगल चैनल को बनाम कर सकते हैं, लीगल चैनल खोले। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। हमारे बलूचिस्तान में KPK में मादनियत निकलती है, इस पे पाकिस्तान रुपये में पैसे आते हैं, हम डॉलर के हिसाब से दे सकते हैं। अगर इससे आप बैठ के हमारे से बात करेंगे, इंपोर्ट के रास्ते खोलेंगे, एक्सपोर्ट के रास्ते खोलेंगे, ऑटोमेटिकली जो सट्टा माफिया और स्मगल भाग जाएंगे। जब लीगल काम शुरू होगा तो वो लोग भाग जाएंगे। अब दूसरी बात ये कि पहले इनको यही कहा कि आप खुदा के वास्ते हमें बैठ के हमसे बात करें। अब एक तोले पे आप 17% GST लगाएंगे तो कहाँ से ऑफिशियली काम होगा? तो इस वजह से अनऑफिशियली 2 नंबर के लोग अपने सट्टा माफिया सरगम हो गए। मुझको इंशाल्लाह रेट जेन्युइन आएंगे, फिजिकल काम होगा और रेडी का काम होगा, वीकली मंथली और सट्टा माफिया बंद। बिल्कुल हुकूमत का साथ देंगे पूरे पाकिस्तान को कि आप सोना बेचें तो भी पाकिस्तानी रुपीस पे बेचे, फॉरेन करेंसी आए फॉरेन बैंकों में भेजे, मनी चेंजर के बागे भेजे, आप खुद लेन देन बंद करें। तो आपका ये मौक़िफ़ है कि आप लीगल चैनल्स खोलें तभी स्मगलिंग बंद होगी। ज़ाहिर है कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये बताइएगा हारून साहब के सराफा वालों से हर हुकूमत को ये भी शिकायत रही है कि आप लोग ना तो टैक्स नेट में आना चाहते हैं, ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार हैं। ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है। आप लोगों की एसोसिएशन या इनमें कुछ लोग क्यों नहीं ऐसा होने दे रहे सर? मतलब कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जितना मेरा ख्याल है रेजिस्ट करना था बहुत हो गया। बात मैं बता दूं कि हम कभी भी इसके आगे अगेंस्ट नहीं है। ये रेट में देखिए, जब इनपुट ही नहीं है, हमें हुकूमत एक रत्ती सोना नहीं देती। हम कहते हैं स्टेट बैंक के थ्रू मिले, इंपोर्ट के रास्ते खोलो, एक्सपोर्ट। जब सोना ही नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो लोग यही लोग सर्वाइव करके सोना लेके आए थे पुराना, उसको तोड़ के जेवर बनाया। आज तो आप 10 साल हो गए, पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद है। इंपोर्ट की जगह दुबई में पाकिस्तान से महंगा सोना है, बैक टू पवेलियन उल्टा सोना जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुवैत खरीद होनी चाहिए।
आपको मालूम है कि लॉकडाउन के टाइम में जो कोविड आया था उसमें लोगों ने, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एक वाइट सोना था उसको बेच के अपना रोजी रोजगार का और खाने पीने का बंदोबस्त किया। मैं कहता हूँ कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी लाए कि सोना हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए कभी कभी दुबई के रेट बढ़ते हैं तो यहाँ कम होते तो हम एक्सपोर्ट करें, कभी दुबई के रेट कम हो यहाँ बढ़े तो इंपोर्ट करें, जेवर भी करे, टीटी बार भी करे। जब इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं करे? तो इंडिया से हमारी कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम है। अगर हुकूमत इस तरह करेगी तो हम ये IMF के ट्रिब्यूनल से भी निकल जाएंगे। हमारे पास स्वात में, पंचेर में, बलूचिस्तान में तो दुनिया भर की माइन है और हमें मशीन की इजाजत है। यहीं से हम हमको इनको रफीन नगीने बना के और तराश के और डॉलर के हिसाब से, पाउंड के हिसाब से तो बेचें और हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा। बड़ी चीज़ें आपने बताई। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें कि अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो डीलर्स को नेट में लाएंगे, सारी खरीदो फरोख्त जो है वो कंप्यूटराइज्ड करेंगे, कैश का चक्कर भी ख़त्म करने का पूरा उन्होंने इरादा कर लिया है, नज़र भी आ रहा है। तो अगर ये सब आपको कबूल ना हुआ तो क्या रिएक्शन होगा? हड़ताल वगैरह करेंगे? क्या प्लान क्या किया, क्या सोचा है? अगर हमारी जायज किसी ने बात नहीं मानी तो फिर हम सही है कि हमने बिल्कुल अपना पवेलियन जब ऐसे ही देखे ना। अब एक बात बताऊं, लोकल परचेसिंग पावर नहीं है इस वक्त पूरे मुल्क में। केसी का, गैस का ये हाल है कि लोग अपना जेवर किस तरह बेचते हैं। वो औरतें आती हैं, कभी कोई अंगूठी ले आती है, कोई टॉप्स ले आती है, कोई बाली ले आती है, कोई चेन ले आती है और रोती है और हमें रुलाती है। और हम ईमान से नफा अपने अल्लाह के माल से उसका घर का कोशिश करते हैं कि यार पूरा हो जाए। हम भी समझते हैं एक वक्त था कि गरीब तबका परेशान था, अब तो मिडिल तबका भी परेशान है और इंडस्ट्री भी परेशान है। और एक से एक ही है कि सट्टा माफिया और स्मगलिंग वाले ये दमादम मस्कल अंदर है, ये कमा रहे हैं और जो नेटवर्क में वो परेशान है। हम जो है हम कहते हैं कि हम तो हुकूमत को FATF को भी फेस कर रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, इनकम भी टैक्स दे रहे हैं। हमारे लोग आप आए इनकम टैक्स के लोग हमसे आके मिले, हम SSG नहीं बना देते, लोग जो नहीं है उसको नेटवर्क में ले आते। शुक्रिया आपका हारून खान साहब। सर्टनली हमारे यहाँ अब सोना इंपोर्ट नहीं हो सकता, सोने की कंजम्पशन तो है हमारे यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुराना सोना तोड़ तोड़ के लोग नया जेवर बना रहे हैं या पुराना सोना मार्केट में आ रहा है, पिघल रहा है, नया जेवर बन रहा है। नया सोना भी कंज्यूम हो रहा है। नया सोना कहाँ से आ रहा है? नया सोना स्मगल हो रहा है। जब आप सराफा वालों से, ज्वेलर से कहते हैं कि भाई आप अपने आप को सिस्टम में लाएं, वो कहते हैं जो सोना हमारे पास स्मगल होकर आ रहा है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम ये सिस्टम कैसे चलाएंगे? इम्पोर्ट है ही नहीं। तो इस मामले को कहीं ना कहीं बैठ के अथॉरिटीज को सेटल करना होगा, कुछ इनसे मनवाएं, कुछ इनकी माने, ताकि ये मामला सारा डॉक्यूमेंट में आए ना। अच्छा, पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह डॉलर वगैरह के रेट आते हैं ना, तो सोने का भी रेट आता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से वो सराफा वाले जो हैं वो रेट भी नहीं दे रहे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन कि यहाँ क्या डिस्कशन चल रही है, क्या बातचीत हो रही है कि वो रेट भी जो आता होता है वो नहीं हो रहा। A lot needs to be done. So over 40 मेरा ख्याल है पाकिस्तान जीत गया ना। अच्छा, हाँ कुछ ऐसा ही था, लेकिन हमने बात को कोई और बतानी है पहले। नहीं, वही वाली बात बतानी है। बता दें। कराची में हुआ जी ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप और इसमें पाकिस्तान वेटरन्स को पहले ही मैच में कामयाबी मिली है और पाकिस्तान ने अमेरिका को 1 विकेट बड़ी मुश्किल से जीते, 1 विकेट से शिकस्त दी है। बड़ी मुश्किल से मुंह से निकलता है पाकिस्तान ने अमेरिका को। हाँ, पाकिस्तानी वेटरन तसव्वुर अब्बास ने ताकाबिल शिकस्त 87 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान ने 251 रन बनाए, 251। हाँ, और हदफ जो है वो 41वें ओवर में हासिल कर लिया गया। मिसबा ने 264 और तारिक हारून ने 43 रन बनाए। अच्छा, मिसबा कल मैच खेल के आए थे वहाँ पे, जबरदस्त जी। देखो जरा कि वो मैच खेल के शादी अटेंड कर रहे थे, मतलब वेरी नाइस। नाफरीदी भी आपको होता है, वो भी है इस टीम में, लेकिन कल पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल खेले होंगे।
नहीं, ऑब्वियसली नॉट, मतलब उनकी बेटी की शादी थी। लेकिन अगले माह वर्ल्ड कप के लिए दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी शायकीन भी इंतहाई पुरजोश हैं। पता नहीं उतना पुरजोश हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर कुछ मायूसी तो certainly पैदा हुई है, लेकिन अब अवाम ने सब भुलाकर टीम के पीछे खड़े होने का फैसला कर लिया है। ये आप अपनी कहाँ बात मिले कर रहे हैं? हैं? मैंने तो अभी Are ये you talking about you and your friends? मैंने अभी ये फैसला नहीं किया है। सो पता लग रहा है कि अवाम ने फैसला कर लिया, लेकिन जाहिर है हम करेंगे ही सपोर्ट। पाकिस्तानी स्क्वाड क्या होगा, इस बारे में मुख्तलिफ नाम गैर मुसद्दका ज़राए से मीडिया पर चल तो रहे हैं, लेकिन हतमी ऐलान नहीं हुआ है। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान और मैनेजमेंट के साथ मिलकर वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया है, और जिस खिलाड़ी की भी सिलेक्शन हो, बस चीफ सेलेक्टर और कप्तान को यह जहन में रखना चाहिए कि प्लेयर्स की फिटनेस पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एशिया कप में भी जब गए थे तो तब तक तो फिट ही थे सारे। ये इट्स नॉट एज इफ कि किसी अनफिट प्लेयर को ले गए थे, वो तो जो वहां जाके अनफिट हो गए। तो फिटनेस वगैरह पे तो हमेशा वो तवज्जो होती ही है। सुहेल इमरान इज बैक फ्रॉम हमारे तो कोलंबो माशाल्लाह को कहना तो नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारे हो गए ना, नजर लग गई सबको। क्या हुआ फिर? वैसे सारे एक साथ ही हो गए वैसे। सर सुहेल हमारे साथ मौजूद वैसे बाय हैं। द वे उनमें से कोई कल शादी पे था? नहीं, बाबर थे बस। मतलब नसीम शाह एंड नहीं। शादाब No. एंड I didn't see anyone. So सुहेल भाई, we hope के you are back from Sri Lanka. बहुत हो गई बारिशें, बहुत हो गए नज़ारे। So अब बताइए, जो स्क्वाड है इसके लिए क्या नाम सामने आ रहे हैं, मतलब कौन कौन हो सकता है मुमकिन तौर पर? जी अब्दुल्ला, जब मैं कैंडी पाले के लिए मैं मौजूद था तब मैंने रिपोर्ट किया था। ये लगभग 4 या 5 सितंबर की बात है और सब कुछ अच्छा जा रहा था, और लेकिन एकदम हालात तब्दील होते हैं। पाकिस्तान टीम इंडिया से हार जाती है, पाकिस्तान टीम श्रीलंका से हार जाती है, और उसके साथ साथ कुछ खिलाड़ियों की इंजरी के मसाइल हुए। आज से जब वो 2 हफ्ते पहले जब मैंने रिपोर्ट किया था तो उस वक्त 15 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जा चुकी थी, और अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया गया था। फैसला ये किया गया था कि एशिया कप क्योंकि अभी चल रहा है, इस दौरान अगर कोई अनाउंसमेंट किया गया तो उसका कारकर्दगी के ऊपर असर ना पड़े। उस जो शेड्यूल था उसके मुताबिक जो टीम तश्कील दी गई थी उसमें एशिया कप में खेलने वाले फहीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक जो थे वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उसके बाद आपके इल्म में किस तरह फिटनेस के मसाइल सामने हुए। नसीम शाह उनको कंधे की इंजरी हुई, जिसकी रिपोर्ट तवक्को की जा रही है कि अगले 24 घंटे के अंदर मौसूल हो जाएगी, और फिर उनका वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला होगा कि यह कितने अरसे के लिए वो आउट होते हैं। इसके साथ साथ शादाब खान को लेकर स्पिनिंग डिपार्टमेंट की जो वीकनेसेस थी या उनका आउट ऑफ फॉर्म होना था, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो हमने वहां से भी रिपोर्ट किया, कोलंबो से जब हम पहुंचे तो वहां हमारी चेयरमैन के साथ भी बात हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो चुकी थी, और उन्होंने हमें बताया था, इस बात की तस्दीक की थी कि वो चाहते हैं कि रिव्यू करें और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को रिव्यू करने के बाद ही ऐलान किया जाएगा। नहीं तो शादाब को क्या रिव्यू? शादाब को नहीं भी शामिल किया जा सकता, ये भी आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शादाब खान डेफिनेटली होंगे, टीम के अंदर होंगे, फखर जमान भी होंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा था कि जी ये दोनों प्लेयर्स की वजह से हम रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने ओवरऑल कहा कि हम देखेंगे। जब उस तरह उन्होंने बात की तो फिर हर किसी ने अपनी अपनी टीमें देना शुरू कर दी, इजराइल से ने नाम आना शुरू हो गए। जो इस वक्त तक जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे इस हवाले से बात किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिव्यू लेने का सिलसिला है वो आज भी जारी रहेगा। चेयरमैन जो हैं वो ज़काश मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वो टेक्निकल कमेटी के अरकान और सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान है, जिसमें पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर टीम के हैं मिक्की अभी हम कोई भी नाम देने से परहेज इज्तिनाब पर रत रहे हैं ताकि बिला वजह की स्पेकुलेशन ना हो। ऐसा ही है, because we are not taking any names। 2 से 3 अब्दुल्ला 2 से 3 नाम ऐसे हैं जिनकी डेवलपमेंट हुई है। जैसे अब नसीम शाह के बारे में खबरें आई, लेकिन आज उनका वाज़ी हो जाएगा वो कब तक आउट है। उसमें सिर्फ ये आया कि नसीम शाह की जगह पे जमान खान हूँ या हसन अली हूँ, लेकिन हसन अली क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी थी लंका प्रीमियर लीग के दौरान, उनके बारे में इत्तलात है कि वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं। हसन अली के ज्यादा चांसेस हैं। इसी तरह उसामा मीर और जो उनके साथ इब्रार अहमद हैं, उनके साथ टाई पाड़ी। हालांकि उसामा मीर को एशिया कप में मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी इब्रार अहमद को मिस्ट्री स्पिनर करार देकर उनको लाने की बातचीत जरूर हो रही है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक का, जैसे मैंने पहले कहा, जो पहले टीम बनी थी उसमें अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड में नहीं थे 15 रुकनी में। अब ये एक ऑप्शन सामने लाई गई है कि मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैटर हैं
उनको आप रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल कर लें। अगर खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ती है इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान, तो इतना लंबा सफर नहीं है, 24 घंटों के अंदर अंदर वो अपने वहां पर पहुंच सकते हैं। तो हारिस को रख दिया जाए उसके अंदर रिजर्व्स में, और उनकी जगह पर अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने अपने आखिरी मैच में जो उन्हें खिलाया गया था इमामुल हक की जगह पर, उन्होंने अपना शो भी किया कि वो एक टेम्परामेंटल जो है वो शो कर सकते हैं। इसलिए अब्दुल्ला शफीक जो है वो स्क्वाड में 15 रुपये में आ सकते हैं। लेकिन टीम अगर आज रिव्यू मुकम्मल हो जाता है तो माम का तो मोस्ट प्रोबेबली कल जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा सुहेल, ये हम क्या खबरें हमारे पास आ रही हैं कि एक तो सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, ये जो वर्ल्ड कप है उसमें जो क्वालिफाइंग मैच है या वार्म अप मैच, चले आप कह दें एक्चुअली वार्म अप मैच है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, अब वो इन क्लोज डोर्स होगा। आई मीन हम मैच की एक बात करें जिसमें शायकीन नहीं आ सकेंगे क्योंकि वहाँ कह दिया गया जी हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये क्या बात हुई वैसे? उमर, जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ ड्रामे ही होते रहे। आपने देखा पाकिस्तान के 3 मैचेस के जो शेड्यूल हैं वो तब्दील किए गए। एक उनका पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को मैच आ रहा था, वो भी उनके नवरात्रि त्योहार के मौके पर रख दिया गया। हमें समझ नहीं आती कि आईसीसी और जो जेशा साहब हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग एक मुल्क है जहाँ पे मेजबान मुल्क है, उन लोगों के ये बिल्कुल इल्म नहीं था कि हम जो शेड्यूल तरतीब दे रहे हैं उन दिनों में कौन सा त्यौहार आ रहा है, कौन सा त्यौहार नहीं आ रहा। अगर हमें पता चल जाता है कि रमजान कब शुरू होना है, ईद, छोटी ईद कब आनी है, ईद उल अज़हा कब आनी है, हज की छुट्टियां कब है, अगर हम उसको ज़हन में रखकर शेड्यूल तरतीब दे सकते हैं तो एक आपके यहाँ 1.5 महीने से ज्यादा रहने वाला एक मेगा इवेंट है। आपको उनकी डेटों को तरतीब देते हुए, उनको हतमी शक्ल देते हुए, आपको ये नहीं पता था कि हमारा त्यौहार किस दिन आना है। अब ये न्यूजीलैंड का और जो पाकिस्तान का मैच है, ये अब तो नहीं त्यौहार आया ना, एकदम ऊपर से तो नहीं आ गया कि आपने ये त्यौहार मनाना है। अब आपने मुकामी सिक्योरिटी ने कह दिया कि जी हम नहीं दे सकते सिक्योरिटी, ये क्लोज डोर में करवा दिया जाए। ये सबसे जो मुकामी सिक्योरिटी है उनका जान छुड़ाने का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बहाना है कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और पाकिस्तान का मैच के हवाले से पहले कोलकाता में मैच हो रहा है, के स्टेटमेंट्स जो हैं एक दफा क्लियर कर लेते हैं सुहेल के, ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स के सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते। वर्ल्ड कप हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं जा रहा, वहाँ बहुत दुनिया से टीमें आ रही हैं, और भी टीमें हैं और भी दिन है जहाँ सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा सकती है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए है ये तो सिर्फ पाकिस्तान में जितने भी मैचेस चेंज हुए हैं इस लिहाज से वो तो सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस है कि बहुत ज्यादा रश होगा, बहुत क्राउड होगा, हॉस्टाइल क्राउड हो सकता है, उसकी वजह से ये जो है डेट्स तब्दील की गई। क्यों हॉस्टाइल हो सकता है? इंसान है, जानवर ये तो ऑलमोस्ट ये दिस इज पुटिंग इट इन देयर माइंड्स कि हॉस्टाइल हो सकता है। लगता है शायद ना ही होता, लेकिन हम कह के बता देंगे आपको। मैच में क्यों होगा हॉस्टाइल क्राउड? भाई समझ नहीं आई क्या मतलब आपने दिमाग में भर दिया है क्राउड के ऑलरेडी अवाम के कि वो हॉस्टाइल हो जाएगा, पाकिस्तानी जा रहे हो हॉस्टाइल हो। और इंडियन क्राउड ने जब हॉस्टाइल होना होता है तो हमने उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हॉस्टाइल होते हुए देखा है। अब्दुल्ला, उनका सिर्फ और सिर्फ जान छुड़ाने वाली बात है इस मैच से, चूंकि वामा मैच है, इतना हाउसफुल होना ही नहीं था, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। अभी और तमाशे लगेंगे। अभी तो पाकिस्तान टीम ने वहां पर पहुंचना है, पाकिस्तान टीम ने वहां पर प्रैक्टिस करनी है, पाकिस्तान टीम ने वहां से ट्रैवल करना है। तो आप देखिएगा कोई एक स्टेट कह देगी कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते आपको, दूसरी स्टेट पे ये तमाशे तो हमें लग रहा है कि अभी से लगना शुरू हो गए हैं, और ये आने वाले वक्त के साथ हर रोज कोई नई खबर हम दे रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसे में वही सवाल आता है कि पीसीबी का क्या किरदार है? मतलब कुछ और जहन में आ रहा था लेकिन बोला नहीं। पीसीबी की क्या स्टैंडिंग है? मतलब अब एशिया कप हुआ जिसके मेज़बान हम थे, उसमें हमने सफ़र किया, अब वर्ल्ड कप होगा उसमें भी हम सफ़र करेंगे, हमारी कोई से नहीं। Why don't you just say it whether we should be going or not? हाँ। अब्दुल्ला, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 माह पहले तकरीबन एक खत लिखा था गवर्नमेंट को थ्रू आईपीसी, जब अभी गवर्नमेंट थी ये पीडीएम की, उस वक्त खत लिखा गया था कि आप हमें बताएं कि हमने इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, नहीं जाना, किस वेन्यू पे हमें शिरकत करना है। तो उसकी रोशनी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दी थी, और उस कमेटी में यही फैसला किया गया था कि हम सियासत को, जो हम हमेशा कहते हैं बाकी सब मुल्कों को इजाजत है सियासत को और खेल को साथ साथ जोड़ने की, सिर्फ हम लोग हैं जिनको ये एहसास जागता है हमारे दिलों में कि हमने सियासत को और खेल को अलग अलग रखना। भाई उन्होंने रखा हुआ साथ, तो आप क्यों नहीं चले, ना रखें आप, लेकिन कम से कम आप स्टैंडिंग तो ले। अभी इतने रोज पड़े हुए थे वर्ल्ड कप शुरू होने में और गवर्नमेंट ने फैसला सुना दिया कि जी हमारी सिक्योरिटी टीम जो गई थी चेक करने के लिए अरेंजमेंट के हमारे खिलाड़ियों के लिए सेफ है, वो हुआ ही नहीं, कोई नहीं गया।
नो अब्दुल्ला, कोई कमेटी नहीं गई, सिर्फ गवर्नमेंट ने लिख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आईसीसी को और इंडिया को कहा जाए कि हमें सिक्योरिटी जो है वो हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए थी कि हम जाके वहां मिल के मेक श्योर करते ताकि उनको भी सीरियसनेस का अंदाजा होता कि हमारे एसेट्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारे स्टार्स हैं जो आ रहे हैं। अगर हम रौला नहीं डाल रहे और इतना अटेंशन नहीं दे रहे तो व्हाई शुड दे केयर देन? और वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है आपके लिए और हम इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है कि हम खुद जाके देख लें। नहीं है कि हम जाएं। अब्दुल्ला, बेशक गवर्नमेंट ने इजाजत देना थी, लेकिन कम से कम आप एक प्रोटोकॉल जो माजी में भी होता रहा, 2016 में हुआ, उससे पहले हुआ, एक प्रोटोकॉल तो अपनाते ताकि उन दूसरों को भी पता चलता कि हम कितने सीरियस हैं अपनी टीम की सिक्योरिटी को लेने के लिए। अब रवानगी में 4 से 5 रोज रह गए, अब आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप किसी को भेजना चाहिए था, कोई चेक करता, कोई जाके बात करता, ऑफिशियल से मुलाकात करता, वेन्यूज को विजिट करता। सोहेल इमरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बात यह है कि हमें अपनी इज्जत खुद करवानी होगी। हमने देख लिया है कि एशिया कप वेयर वी वर द होस्ट्स अपीरेंटली हमारे साथ क्या हुआ, ये पता है क्या? मतलब अब आप हैदराबाद में क्लोज्ड उसमें करवा लें, ना कोई सिक्योरिटी होगी, ना कोई ग्राउंड स्टाफ होगा, स्पेक्टेटर्स तो वैसे नहीं होंगे। व्हाट इज दिस? इज दिस इवन अ वर्ल्ड कप? हम क्यों सब, और ये सारी चीजें पाकिस्तान जिस टीम के साथ खेल रहा होगा, जहां पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, वो ही क्यों इतना है कि जी चेंज कर दो डेट, नो प्रॉब्लम, they would make sure इधर कर दो, उधर ले जाओ, they would make sure that we suffer, और they would make sure we are also sitting there to come and please करो हमारे साथ, आओ करो, बट हम भी मतलब लिटरली हाथ पे हाथ करके बैठे हुए हैं। क्या ये जो ज़का अशरफ, नजम सेठी, ये एक तमाशा भी तो चल रहा है ना अलग से। सो ये देखिए फिर इन मामलात में ऐसे चीजें सफर करती हैं। प्लीज डोंट मेक दिस अ जोक। तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा अपनी मनवाएं, जो एशिया कप में नहीं करवा सके फॉर व्हाट एवर रीजन, और अगर नहीं करवा सकते ना, डोंट गो रियली। सो हमारे जो है मिकी आतिफ साहब, तो आपको पता है ना, वो ही इज अवेलेबल ऑन स्काइप ओनली, ही इज बिजी। स्काइप पे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पता नहीं किस किस्म की। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से 21 अक्टूबर को वतन वापसी के ऐलान के बाद नून लीग में जान पड़ गई है। अच्छा मियां क्या? What did you say? नून लीग में जान पड़ गई है मियां साहब की वतन वापसी के ऐलान के बाद। हाँ, और इनको अपनी जमात की कामयाबी का इतना यकीन है कि वो लिख कर देने के लिए तैयार है। हमने बचाया है अपना पॉलिटिकल कैपिटल, हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेक-नीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा, और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूं अल्लाह के फजलो करम से। सो ये होने जा रहा है, और ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। पंजाब की गलियां भी उतनी सुंजियां नहीं हुई जिसमें खाली मिर्ज़ा यार ही फिर सकता हो। तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत भी मैदान मिल गया तो वो चैलेंज बन सकता है। मतलब क्यों शेरो शायरी में उतर आए हैं? मतलब क्या हो रहा है इधर? सुंजिया मतलब सुनसान, समझेंगे आपको? और खाली मिर्ज़ा यार, मैं इतना इनको ओपन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकता अगर ये समझ रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी भी नून लीग से दो हाथ करती नजर, हाँ ये भी कह सकता था मैं, लेकिन कहना जरा ट्विस्ट के साथ जाते थे हम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग को बदस्तूर निशाने पर लिए हुआ है। वो मुसलसल नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। वैसे नून लीग से क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियाँ साहब वापस आए, तो अब अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट
ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल मियाँ साहब वापस आए। जहाँ तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस। अच्छा जी, ये भी सुन लें कि पीपल्स पार्टी का दावा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी पंजाब में उभर कर सामने आएगी और पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि नवाज शरीफ की वापसी से गुज़िश्ता 1.5 साल में होने वाला सियासी नुकसान पूरा नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख के बाद उभरेगी। जी बिल्कुल, अभी नहीं, अभी वेट कर रहे हैं हम। तो साथ ही शहबाज शरीफ हुकूमत की परफॉर्मेंस से वोटर्स नाराज़ हैं। पंजाब की एक और आपको पता है ये न्यूबी जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी अपनी सियासत कर रही है जिस पे ज़्यादातर इलेक्टेबल्स मौजूद हैं जो किसी भी जमात के लिए मेक और ब्रेक का किरदार जो है वो अदा करते ही रहते हैं, आपको पता है, और इस पर भी ऐसा ही होगा। और पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि IPP नून लीग के साथ मिलकर पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान ने इसकी हमारे ही शो पर यकसर नफी कर दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है उस वक्त से नून लीग की तरफ से स्पॉन्सर्ड की हुई तहरीक और प्रोपेगेंडा IPP के खिलाफ किया गया कि शायद IPP एक नून लीग की जनाब बी टीम है या नून लीग की इत्तेहादी है या नून लीग के साथ कोलैबोरेट करके जनाब वो इलेक्शन में उतरने की तैयारी करेगी। इसमें कोई हकीकत नहीं थी। हम कैटेगोरिकली IPP अपना इलेक्शन लड़ेगी, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। जहांगीर तरीन साहब हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, पंजाब के अंदर अलीम खान हमारे वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं और ये गलतफहमी नून लीग दूर कर ले। इज़ वेरी एंटरटेनिंग। वैसे खैर, पंजाब की सियासत में तहरीक इंसाफ के पस मंज़र में जाने के बाद नून लीग का एतमाद उरूज पर है। वो ख़ुद को पंजाब की वाहिद मकबूल पार्टी समझ रही है, लेकिन मियाँ साहब 4 साल से बाहर हैं। वो पंजाब की सियासत को जितना आसान समझ रहे हैं शायद अब उतनी आसान ना हो। शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी से नून लीग बड़ा सियासी नुकसान भी कर चुकी है, जिसका लीगी रहनुमा खुद एतराफ़ भी करते आए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लिए भी पंजाब में माजी से ज़्यादा मुख्तलिफ हालात दिखाई नहीं देते हैं। रही सही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात तो साफ ज़ाहिर है कि अगर तमाम पंजाब इनको झोली में डालना हो, इनकी झोली में डालना होता तो नवाज शरीफ के लिए शायद आज वापसी के रास्ते हमवार ना होते। पीपल्स पार्टी को ऑल्दो सदर्न पंजाब से कुछ फ़ायदा हो सकता है और दीगर जगहों से कुछ फ़ायदा हो सकता है। सो वुड इट बी अ मिक्स और वुड इट बी ईजी जैसे कि मियाँ साहब समझ रहे हैं? सो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क्या प्लान्स हैं? तर्जुमान और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ। पहले चौहान साहब भी वहीं के थे और अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आपसे हम फिरदौस आपा यही पूछेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान के बाद जो बहुत से रिएक्शन आए हैं उनमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का रद्द अमल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप तो मुस्लिम लीग नून के हिमायती उनकी बी टीम समझे जा रहे थे, तो आपको नवाज शरीफ की वापसी से क्या मसला हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी सियासी खिलाड़ी जो है वो जब सियासी मैदान में उतरता है तो टीमें जब आमने सामने खड़ी होती हैं तो टीम का कप्तान जो होता है उसके पैरेलल आप खेल रहे होते हैं, तो कप्तान के बगैर जो है सियासी मुखालिफ टीम से मुकाबला करने का मज़ा ही नहीं है। तो नून लीग के कप्तान की हैसियत से मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान अपने उसी शेड्यूल के मुताबिक आ जाते हैं तो सियासत की रौनकें बहाल होंगी, गहमा गहमी होगी, सियासी दंगल जो हैं वो लगेंगे और सियासी अखाड़े आबाद हो जाएंगे। तो हम क्यों जो है वो कहेंगे कि वो ना आए, क्योंकि उन्हें आना चाहिए, जो कि जिनके नाम से पार्टी बनी हो, जिसका नाम ही मुस्लिम लीग नवाज हो, तो नवाज के बगैर जो है वो पार्टी नवाजी नहीं जा सकती। तो लिहाजा पार्टी को वर्कर के नवाजने के लिए नवाज की ज़रूरत है, तो वर्कर्स भी नवाज की तरफ देख रहे हैं, तो हम क्यों कहेंगे कि उनकी जमात की जो सियासत है वो उनके बगैर हो। ये फ़ैसला करना उनका हक़ है। हम उन्हें एक सियासी खिलाड़ी के तौर पर लेते हैं और सियासी खिलाड़ी जो होता है वो हरीफ भी हो सकता है, हलीफ भी हो सकता है। इसका फ़ैसला वक्त करता है कि किसके साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है या किसके साथ आपने जो है मुकाबला करना है। तो ये वक्त से पहले ये बहस जो है बनती नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने दें, बिगल बजने दें, सफ़बंदी होने दें। आप देखेंगे कि हम अपनी सफ़ में जो भरपूर तवानाइयों के साथ
हमारी टीम जो है जहांगीर तरीन की क़यादत में और अलीम ख़ान की सदारत में उस सियासी बिगल के बजने के बाद सबसे ज़्यादा मुतहरक और सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे सियासी अखाड़े के अंदर पंजा आजमाने वाली टीम साबित होगी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये क्लियर है कि आप लोग ना सीट एडजस्टमेंट ना इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, तो अगली बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान भी कर रही है कि अगला इलेक्शन वो भारी मार्जिन से जीतने वाली है। आपकी पार्टी तो नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, फिर किस तरह इतनी मजबूत जमात का मुकाबला करेंगे? ज़मीनी हक़ाइक़ आपको अपने साथ नज़र आ रहे हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ देखिए, पहली बात तो ये है कि 22 साल से मुझे पॉलिटिक्स करते हो गए हैं, तो मैंने तो कोई ऐसी जमात नहीं देखी जो इलेक्शन से पहले ये ना कहे कि भाई मैं भारी अक्सरियत से जीतूंगा। तो हर वो जीतने के लिए इलेक्शन के मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी जो है वो यही दावे करता है। तो सियासी जमातें जो है इस तरह के बढ़ के सियासत के अंदर उसका एक हुसन होता है और सियासी बढ़ के मार के ये आप अपने वर्कर्स का लहू गरमाते हैं, उसको जोश दिलाते हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो 16 माह की कारकर्दगी है, जो कारकुन इस वक्त मायूस है या मुँह छुपाता फिर रहा है या परेशान है, तो उसके लहू को गरमाने के लिए कोई ना कोई तो नारा लगाना है। तो ये लहू को गरमाने का अच्छा तरीका है कि भाई वो वाज़ेह अक्सरियत लेके आ रहे हैं। हम अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को और अपने जो सियासी खिलाड़ी हैं उनको भी ये भरपूर क़ुव्वत और ताकत के साथ ये बयानियाँ दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेगी और हम एक हैंडसम अपना शेयर लेके अगली आने वाली हुकूमत के अंदर अपना फ़ाल किरदार अदा करेंगे। तो रही बात के निचली सतह पे, तो देखें ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स होती है थ्रू इलेक्टेबल्स। अच्छा, और ओके, बिल्कुल ये बात समझ आ गई। ये बताइएगा कि आपकी साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़ा एतमाद है बाय द वे कि इस मरतबा पंजाब उन्हें नवाजेगा। तो अगर ऐसा है तो फिर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आप और पीपी इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि सियासत में इत्तेहादियों का ऑप्शन जो है वो तो हमेशा होता है। पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में कोई सुहाने ख्वाब देख रही है तो उन्हें 2018 के जो इलेक्शन के नताइज हैं उनको भी एक नज़र देख लेना चाहिए, क्योंकि वो नताइज जो है उनके दिन में तबक रोशन कर देंगे कि पंजाब के अंदर जो है उनको क्या पजीराई मिली। तो आज भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पंजाब के अंदर ऐसा मुआशी और समाजी इनकलाब जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़रिए नहीं आया और ना कोई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा कोई तारीख़ी कारनामा सिंध में उन्होंने अंजाम दिया कि लोग उस सक्सेस स्टोरी को पंजाब में रेप्लिकेट करना चाहे। तो सिंध की आवाम का हाल देख के पंजाब वाले वैसे ही बदहाल हो जाएंगे। सियासत के अंदर जो है सर्विस डिलीवरी बड़ी काउंट करती है। तो जब आप सर्विस डिलीवरी में नाकाम हो जाते हैं, लोगों को उनके हकूक़ जो उनका हक़ है, बुनियादी हकूक़ फ़राहम करने में आप लैतुलाल से काम लेते हैं, तो 15 साल इक़्तिदार में रह के भी अगर किसी सूबे की किस्मत और तकदीर नहीं बदलते तो फिर अवाम के पास बेचने के लिए। ठीक है जी, आप तो मतलब बहुत पूरे एतमाद हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे सुनो डांटे हमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है और ख़ासतौर पे ना डर है पीपल्स पार्टी का ना नवाज ग्रुप का। इट्स ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ब्रेक भाई, जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल कामयाबी से जारी है। ऐसी वैसी मतलब खिड़की तोड़ कामयाबी से जारी है। थोड़ा सा तो आपको इसका अंदाजा हमारे अपने शो से भी हो गया होगा, क्योंकि हम इतने डाइवर्स लोगों को आपसे मुलाकात कराने के लिए बुलाते हैं ताकि आपको पता चले कि कहाँ से दुनिया के किस कोने से ग्रुप्स आए हुए हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग ओवर हियर। तो आज जी हमारे साथ कौन है?
आज हमारे साथ श्रीलंका से दो मेहमान हैं. वी हैव रवांती विद अस एंड वी हैव हिदायत विद अस. रवांती इज द डायरेक्टर ऑफ द प्ले जिसका टाइटल है कैन बी एनीवन्स. ये नाम है वैसे. दिस कैन बी एनीवन, दिस इज कैन बी एनीवन्स. लिखा हुआ ये लिखा हुआ पोस्टर अगर आप दिखाएंगे ना तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी. अदरवाइज ये कहानी में एक शख्स का नाम है बट दिस कैन बी एनीवन्स स्टोरी. सो उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हिदायत हज़ीर जो कि एक अदाकार हैं, सदाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हु इज़ ऑल्सो फ्रॉम श्रीलंका. Welcome to Pakistan and welcome to Geo Pakistan. So have you guys performed or you are yet to perform this theatre play? Thank you, Abdullah. We are still in rehearsal. Wonderful. And we will be performing on the 21st and the 22nd at the Arts Council. We are looking forward to that. So Lovely. So if you could just explain to us the theme behind it, because the name is very interesting because there's a twist over there. But what is it about? Anybody? This play is essentially about the fact that at the very base, in essence, all decisions taken by human beings are based on either fear or faith. And so we started exploring this. And very South Asian concept of taking decisions out of either fear more or faith. Than faith. Yeah, well, yeah. So we started exploring this and we devise our work, which means we often take an idea and then the entire cast works on it and we bring to it our own experiences. We don't necessarily start off with a script. We start off with an idea and then we just build and we build and we build, and depending on what the cast contributes, a play emerges. So, but the contribution, it is everybody's contribution, as in Hidayat would have contributed as well in it, or did you come later on? As an artist? As an artist, meaning as an actor mainly. Yeah. And whenever, like, even when we devise, like, think about the concepts and stuff, it's just like the process is done with everyone involved. Okay. So we'll discuss the concepts again and again. So there's a story that you're trying to tell in this play, or there's not a story, or there are several stories. What is it like? I mean, what's the takeaway from it? The story is revealing itself to us, no? Yeah. So it's the takeaway is, I guess, just whatever you try to tell is what you realize during the process and learn and take for your own life. So what language would it also mean that every time you perform it, it would be slightly different? No. The process is what is devised. The final product is then once decided. Yeah, it's once decided. And then you perform the same product. Yes. You know, time and again at different venues. So the story of Can Be Anyone is a man who is actually given 2 chances to live his life, and one chance he lives his entire life taking all his decisions based on fear. And the other on faith. On faith. And then we see the difference, the consequences. I'm so intrigued already. Well, you must come for the show. Which I hope decisions, you will come. turn out better for him. Okay, let us translate a little bit. ट्रांसलेट भी हम क्या कर रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कॉन्सेप्ट है, आइडिया है. और पहले हम इनसे बात कर रहे थे कि इसमें इतना लैंग्वेज बैरियर होना नहीं चाहिए फॉर द पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि इसमें लैंग्वेज इतनी इस्तेमाल ही नहीं हो रही. आपको खुद ही परफॉर्मेंस देखने से, जो कि बाय द वे बहुत से आर्टिस्ट हमारे पास आए हैं हमारे शो पे, और उन्होंने हमें यही बताया कि ये आप कहीं भी परफॉर्म कर दें तो ऑडियंस को पता चल जाएगा. दे विल अंडरस्टैंड इट, दे विल गेट इट. So there's a lot of physical performance involved in it. It's just expressions, and there's no language. They're not dialogues per se. Mostly just body-based language and just situations that you see, and whatever you see, however you interpret it. Are there dances too? No. No dances. There's no dancing. It's just movement. It is just movement. Yeah, it is just. And you are able to tell the story through just movements. It worked in Rwanda. It should work, I'm sure. Yeah, let's see how it we are going to find out. Yes. So how many performers in the play itself? There's 8. Okay. Now there's 10 of us. And we have two young actors from the Arts Council itself. Oh, wonderful. In Pakistan. So you are collaborating as well. Yes, we are. Zabardast. So, and you are the main character lead of the play? I am one of the leads. Can bees, because it's 2 lives. It can be any bees, anyone. Yeah. Of course. Oh, lovely. So we are curious to know, is the struggle of an artist or theatre artist the same
anywhere, everywhere. It could be, you know, anyone. Because in Pakistan, it's a bit of a struggle. Number one, to get people to accept your ideas. Take you seriously. Yes, and for them to understand, to follow, and then have that kind of faith in you that you would actually, you know, draw in the audiences who would get it too. Is it a struggle that way in Sri Lanka as well, Romanti? Absolutely. It's very, very difficult. I mean, every time we make a play, it's a little bit of a miracle to get it done. And there's you always start on that journey with pretty much nothing but your idea. But somehow some magic happens and people come together and you find whatever money you need, or you don't, and then you find it later. And yeah, so it's I mean, on the topic of faith and fear, it is a real act of faith to continue being an artist in sort of the environments that we work in. And in your case, Hidayat, I mean, does the art choose you, that you are there, or you actively wanted to be a part of the performing arts? You're relatively younger, you have recently started. I want to be like a intense mathematician, but then I realized during my A-levels that it's a bit much. Oh, you were serious about that, so you were actually contemplating. Yeah, and then I was acting on the side, doing these like fancy dress parades and stuff in school. Then I figured, why not? I'll just take this full time and do it because I love it. A bit of faith there as well. So, and you found your true calling? Yeah. It's lovely. I guess any work that you don't need a vacation from is something worth doing. You know? That's a good way to put it. Wonderful. All right, guys. Good luck for 21st and 22nd. Thank you. So 21 और 22 को अगर आप ये play देखना चाहते हैं श्रीलंकन group का, do you have a group? As in group, or what's the name of the group? The name of the theatre company that we represent is Stages Theatre Group. I set it up in 1999, so that will give you an indication of how old I am. That's fine. And we will be 25 years like next year. So yeah, we've somehow managed to survive. You've come a long way. Yeah, not only survived, but you thrived. Thank you. और the thrive भी इंसान करता है ना on the feedback of how people you thrive when you get the right kind of feedback as well, that people are enjoying what you're doing and they're getting it, they're grasping it. So that's important as well. I hope you have a good experience in Pakistan, in Karachi as well, Romanti and Hidayat. 21st, 22nd को, which is कल परसों, आप ये जाके देख सकते हैं. और जितनी हमारी इनसे बात हुई है, I'm intrigued. मुझे काफ़ी interesting लग रहा है क्योंकि the basic premise जो है ना ये fear और faith वाला, ये इंसान की जिंदगी में हमारे दिलों के अंदर घूम रहा होता है. और बहुत दोराहे ऐसे आते हैं जिंदगी में इंसान की, you know, इतनी क्रॉस रोड्स होती हैं, ऐसे मौके होते हैं, ऐसे जब आप सोच नहीं पा रहे होते हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्या डिसीजन लें या किस डायरेक्शन में जाएं. So yes, there's a story of everybody, I guess. अच्छा, दूसरा मैं रोमांती के बारे में आपको बता दूं that she has been around Pakistan. तो हम अक्सर लोग जब हमारे शो पे आते हैं तो उनका पहली बार होता है. तो इसलिए हम उनसे वो तजुर्बा पूछते हैं. ये हमसे ज़्यादा ही शायद घूमी है पाकिस्तान. हाँ, ये काफ़ी फिरी हुई हैं. Because we just explained to our audience that you've been around, you know, different cities in Pakistan and you've performed before. What kind of audience have you found in No, we haven't. A clarification. We've never performed before. Never You performed. never. This is the first performance. You've been to Pakistan. You've been to Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar. But you have never. So, but wonderful. I'm sure you will get a great response. Hidayat, this is your first time in Pakistan. Yeah. What are the? Do you draw any similarities between Sri Lanka and Pakistan? The smiles. Okay. Huge similarity. Thank you for saying that. And yeah, you really had to dig out some things. So the smiles Otherwise, it is. And anything common, as in the environment, the weather, the food. Well, I grew up eating a lot of biryani. So Karachi, you know, is famous in the world for its biryani. Yeah. So if you want to experience different sorts of different types of biryani, you're at the right place. Lovely, enjoy yourselves, and of course you guys know what to do if you're in Karachi. कल और परसों आप जा सकते हैं आर्ट्स काउंसिल और ज़रूर देखें, अच्छा लग रहा है. Thank you Romanti, thank you Hidayat for being with us. Why didn't I hear anything? What is wrong with our team? अच्छा, so मैंने आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के नौजवान को फहमा फिरोज काशिफ ने 8वीं बुलंद चोटी को सर कर लिया है. How cool is that? और this must be one of the 10th or so. हम कितनी बार इनका जिक्र कर चुके हैं कि 8,100
63 मीटर बुलंद चोटी को दूसरी बार इन्होंने सर किया। अच्छा, दिस इज द सेकंड टाइम। इस बार रियल सबमिट पॉइंट तक पहुंचे हैं और शरोज काशिफ ने 2021 में पहली बार मनासिलों को सर किया था। शरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन को पहमा है। ही इज जस्ट देयर एंड डूइंग इट ऑल द टाइम कॉन्स्टेंट। मतलब इनसे हमने काफी बार बात भी की है और इनसे बात करके हमें लगता है व्हेन ही पुट्स हिज माइंड टू इट ना, तो ये पहुंच जाते हैं, फिर ये कर लेते हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स। और कुछ साल तो हो गए। और आप सोचिए, मतलब ये पहाड़ों में पैदा नहीं, ये लाहौरी बच्चा है। और ये अच्छा एक पहाड़ सर कर रहे होते हैं ना, तो अगला प्लान कर रहे होते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी स्पोकन टू हिम तो हम पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट। इनको एग्जैक्टली पता होता है व्हाट नेक्स्ट। डज ही एवर लाइक कम बैक होम फॉर अ ब्रेक? आते हैं और उसके बाद पता लगता है पहाड़ों को दोबारा आपने चले देखा था इनकी तस्वीरें, और फिर लाहौर में मौसम आजकल जो है, क्यों आए वापस पहाड़ों में ही रहो बेटा। अच्छा जी, अगले माह वर्ल्ड कप के लिए दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी शायकीन भी इंतहाई पुरजोश हैं। एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको पता ही है, ज़रा अच्छी नहीं रही है, लेकिन बस क्या करें, अब अपनी टीम का साथ तो देना ही पड़ेगा। तो जी आईसीसी वर्ल्ड कप ऑफिशियल तराना जिसका नाम है दिल जशन बोले दिल, रणवीर सिंह इसमें परफॉर्म करेंगे और इसका टीजर आया, टाइटल आया, क्या है, पोस्टर आया अभी? हाँ आएगा 11 बजे आएगा। हमारा शो खत्म होगा ना फौरन उसके बाद इनका ये आईसीसी एंथम जो है ये रिलीज हो जाएगा, जिसमें इंडियन बॉलीवुड स्टार है रणवीर सिंह और मेड बाय अ वेरी फेमस बाय द वे म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम। और गाया भी प्रीतम ने क्या पता नहीं, म्यूजिक बाय प्रीतम है। मुझे पता वैसे तो जिस तरह हमें पता चल गया गा मैं भी सकती थी हमें भी मौका दे दें कभी कभार। सो देयर यू गो। इसके बारे में अब ये कैसा है ये एंथम, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, कल इसके डिस्कशन हो जाएगी। कल इस पे जरा हम तज्जिया देंगे पूरा गा के सुना देंगे। हाँ, गा के भी We सुना सकते हैं। will see you tomorrow। अच्छा, that is it? टाइम हो गया? मैं तो सोचा था कुछ और बताऊं। कुछ और बताना है? नहीं, कल मिलते हैं।